या क्या होगा बेटा, वन बी। तो मतलब वन कटिबंध और कौन सा बेटा, मृदा कटिबंध किससे प्रभावित होते हैं, जलवायु से। तो इसलिए हमें जलवायु कटिबंध को पहले पढ़ना चाहिए। और जलवायु कटिबंध किससे प्रभावित हो रहे हैं, दाब कटिबंध और पवन कटिबंध से प्रभावित हो रहे हैं। तो हमने तीन को पढ़ लिया, अब किसे पढ़ना है। तो इसके संबंध में कई सारे सिद्धांत कई लोगों के द्वारा दिए गए। अब जब दिए गए हैं कई सारे लोगों के द्वारा सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को अगर हमें पढ़ना है, समझना है, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। चलो हो गया। तो हो क्या, एक ही सिद्धांत हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा है बेटा जीएस सब्जेक्ट, हमारा ऑप्शनल नहीं है। पहली बात ये बात याद रखिए। नहीं तो आप बोलोगे कि सर तापमान के संबंध में और जलवायु कटिबंध के संबंध में जितने सिद्धांत 15-16 है वो सब बता दो। बेटा उतने सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कोपेन का सिद्धांत। किसका सिद्धांत पढ़ना है, कोपेन का सिद्धांत। कोपेन करके एक व्यक्ति था, उसने पूरे के पूरे पृथ्वी में एक महाद्वीप को उसने एक बॉक्स बना दिया। महाद्वीप को एक बॉक्स बना दिया, महाद्वीप कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को बना, और उसमें 0 से लेकर 90 तक के उसका वर्गीकरण कर दिया। कैसे कर दिया बेटा, 0 से लेकर 90 तक का। और 0 से लेकर 90 तक का वर्गीकरण करते हुए उसने उसको भी आगे करके और विभाजित कर दिया। और विभाजित करते हुए पहले तो उसने 0 से लेकर 10 तक का एक एरिया रखा, जिसे उसने कहा विषुवत रेखीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा, विषुवत रेखीय क्षेत्र उसे कहा। इसी के बाद में उसने आगे चलकर 10 से लेकर 30 तक के क्षेत्र को रखा। 10 से लेकर 30, ये एक महाद्वीप है। उसने क्या बोला, एक महाद्वीप है। उस महाद्वीप के क्षेत्र में अलग अलग जलवायु कैसी पाई जाती है, आप समझिए। एक महाद्वीप को रख दो आप, सबसे अच्छा महाद्वीप अगर आपको पढ़ना है तो अमेरिका महाद्वीप ले लेना। कोपेन का मॉडल पूरी तरह से वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि जो अमेरिकी महाद्वीप है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के 0 से लेकर 90 तक के पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर 10 से लेकर 30 तक के आप देखोगे, तो फिर उसने उसको भी अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करा। क्या करा, अलग अलग। उसमें महाद्वीप का ये वाला भाग जो है, ये पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट, ये मिडल, इसे कहा जाता है महाद्वीपीय क्षेत्र, इसे कहा जाता है बेटा कोस्टल एरिया, जिसे कहता है वेस्टर्न। यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, इसने इसका नाम दिया था बेटा मानसूनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र नाम दिया, मानसूनी प्रदेश। कौन सा नाम दिया, मानसूनी प्रदेश। इसी के बाद में जो बीच वाला भाग था उसे उसने नाम दिया सवाना, सवाना प्रदेश। कौन सा प्रदेश नाम दिया, सवाना। और सवाना के बाद में जो इधर जब आया तो उसने नाम दिया बेटा मरुस्थली प्रदेश। अब मुझे बताना एक चीज, ध्यान से सुनना और मुझे बताना। और कल मैप लेकर तो आते हो, जवाब देखो बरोबर आएगा। कहीं पर भी वर्षा होती है तो स्थल से जल की ओर वर्षा होती कि जल से स्थल की ओर, है ना। और जैसे जैसे स्थल की ओर बढ़तेंगे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी। 10 से लेकर 30 के क्षेत्र में कौन सी पवन बहती है, और व्यापारिक पवनें कैसी बहती है, साउथ ईस्ट। मतलब इधर से इधर, माने इधर से इधर। यहां वर्षा क्या होंगी बेटा, यहां वर्षा क्या होंगी, यहां पर वर्षा होगी ही नहीं। जब होगी नहीं तो क्या बनेगा, आया मरुस्थल। दुनिया में आप जाओ, इस एरिया को देखना, यहां पर आपको मरुस्थल मिलेंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं और तभी भी मरुस्थल है तो अपवाद है। अध्ययन स्पेसिफिक देखो कि क्यों है, फिर स्पेसिफिक देखो क्यों है। जैसे टकला मरुस्थल, गोबी मरुस्थल क्यों है, जवाब मिलेगा। पछुआ पौने के माध्यम से वर्षा होती है, और पछुआ पौने कितने दूर से चलते चलते आती है और वर्षा कराती है, तो फिर वर्षा की मात्रा क्या रहती है, कम। तो वहीं पर आओ, यहाँ वाला क्षेत्र, उसके ऊपर वाला। अब हर क्षेत्र का वर्णन करते हुए समझाना है आप लोग को, और पहले तो दिमाग में याद रखना है, कल नाम याद हो जाने चाहिए।
कि नहीं याद होंगे? हो जाएंगे पूरे? चलिए, इसी के बाद में इसे भी 3 रूपों में बांटा गया। और ये क्षेत्र है बेटा 30 से लेकर कितना बेटा? 45। रायसेन गए हो? रायसेन गए? सांची का स्तूप, भीम बेटी का, बिल्कुल याद हो? गलत बात, पूरी गलत बात। ऐसा होता है क्या बेटा? बिल्कुल कहीं नहीं गए। क्या जी? बोबड़े जी कहीं नहीं गए? क्या मतलब शादी के बाद में भी नहीं घूमे? चलो बेटा, शोषण ही हो गया तुम्हारे। क्या मतलब है? रतलाम गए हो? रतलाम? और जब वी मेट मूवी देखी? जब वी मेट रतलाम की गलियों में। हाँ हाँ, ये तो है। कौन बोलता है? कौन बोलता? हाँ बेटा, वो सब याद रहता है। वो भाई मुर्शिदाबाद जो हम बोल रहे थे, मछलीपट्टनम सर है वो एक अस्थाई स्थाई, वहां याद नहीं आ रहा था, पर ये याद है हम रतलाम की गलियों में है। किसे बोल रही थी वो? शाहिद को। हाँ ये भी याद है। अब ये भी याद रहेगा, परफेक्टो मार्टिन, ये याद नहीं रहेगा? नहीं, ये नहीं। फ्रांसिस डे, ये याद नहीं रहेगा? मद्रास और बंबई में जाएंगे, है ना, चंद्रनगर में जाएंगे, होगा कि नहीं? बेसिन की स्थापना कब हुई? बेसिन में कब स्थापित? ये सब नहीं, पर वो याद। जब आप वहां जाओगे तो रतलाम फेमस है बेटा अपनी सेव के लिए। किसके लिए? पर बेटा और अधिक फेमस है किसके लिए बेटा? अरे तुमको मैं इंडिकेट कर रहा हूं, तुम बोल रहे हो कि अंगूर इसके लिए। ये कहां बनेगी बेटा? जहां पर रसीले फलों की क्या होगी? खेती होगी। और रसीले फलों की खेती वहां होती है जहां पानी के साथ में तापमान भी बरोबर रहता है, पानी भी बढ़िया रहता है। ये वाला क्षेत्र है, इसे कहता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहता है? भूमध्य, ये मेडिटेरियन सी, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र ये फेमस है बेटा। यहां पर अलग प्रकार का माहौल है। ये जो जो क्षेत्र है वहां पर ये तो होगा ही होगा। लिस्बन पहुंचे? लिस्बन कि नहीं पहुंचे? कैलिफोर्निया उधर पहुंचे थे कि नहीं? और इधर सैंडियागो, कहाँ है सैंडियागो? हाँ चिली की राजधानी। क्या बात है, मतलब घूमे फिरे, मतलब याद है ना? वो अच्छे से याद है कि भारत भी याद है, भारत भी याद है। और वो पूरी पहाड़ियां चोटियां वगैरह सब सब सब। हाँ चलो अभी से इधर आओ फिर, यहाँ लिखते हैं, पूछ ही लेते हैं, मतलब नाम तो मैं लिख दूंगा स्टेपी, पर मैं अगर बोल रहा हूँ नीपर, डॉनेक्स, डॉन, डेनिस, याद आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है क्या? पक्का आ रहा है? चलिए पहुंचे ना वहां पर। हाँ, तो बीच वाला जो क्षेत्र है बेटा स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य। मुझे एक चीज बताना, ध्यान से बताना, और पूरी बात याद रखना। मैं बात नॉर्मल वे में पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूं ताकि बच्चा बातें को सीख ले। घास जल्दी विघटित होती है, विघटित पता है ना? विघटित पता है ना? कि वो भी नहीं पता? विघटन। रोटी रखिए घर पे, रोटी को ऐसे रखे रहने देना, कुछ समय के बाद में रोटी नहीं रहेगी, फफूंद लग जाएंगे, और धीरे से रोटी फफूंद भी नहीं रहेंगी, पूरा समाप्त हो जाएगा। वो प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? विघटन की प्रक्रिया। ठीक है, घास जल्दी विघटन होगा कि पत्ती का? मुझे बताना, इतनी बड़ी रोटी पहले निपटेंगी कि इतनी बड़ी रोटी पहले निपटेंगी? अब बताओ, जवाब आया? अरे जवाब आया कि नहीं? घास का जल्दी विघटन होगा, पत्ती का? जन्म किसका जल्दी होगा, घास का कि पत्ती का? घास का। घास का विघटन होगा तो घास खाद की भूमिका में रहेगी। और घास कहां पर उगती है? जहां पर पानी कम होता है, जहां पर पानी कम होता है और धीरे धीरे गिरता है, वहां पर प्राय किसकी उत्पत्ति होती? 30 से लेकर 45 के क्षेत्र में। अरे सुनो तो मेरे,
30 से लेकर 45 के बीच में वर्षा होती है। कौन सी पवन के माध्यम से? पश्चिम। यहां पर वर्षा कराएगी, फिर यहां वर्षा कराएगी, और फिर यहां वर्षा कराएगी। यहां वर्षा कराते कराते वर्षा की मात्रा क्या आ जाएगी? तो यहाँ पर पेड़ पौधे उगेंगे कि घास उगेंगे? और घास उगेंगी तो घास जल्दी से विघटित होगी, तो मृदा की उर्वरकता क्या रहेंगी? तो सबसे ज्यादा उर्वरकता वाला जो क्षेत्र आता है ना बेटा मृदा के हिसाब से, तो स्टेप ही आता है। जब पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग में बताएंगे तो आपको ये बनेगा। अंतर करते आना चाहिए और वृहद रूप में पढ़ते आना चाहिए। और जिसने अगर कंसेप्ट उसमें ही चले गया, भाषा 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 में, इधर उधर से बातों को नहीं ले, तो उसका पूरा मामला है ना रपट जाएगा। इसी के बाद में बीजिंग पहुंचे। बीजिंग कौन सी नदी के किनारे? वांगहो। कौन सी नदी बेटा? पता है वो पीली नदी, पीला सागर। क्या लेकर आती है अपने साथ में? क्या लेकर आती है? रेहा। क्या लेकर आती है? पक्का रेत नहीं, उसको बोला क्या जाता है? क्या रेह बोला जाता है कि नहीं? लिखवाया है। औसाद बोलना नहीं, औसाद तो है परंतु खास जो लेकर आते हैं उसे क्या कहता है? रेह। लिखवाया है। तो बेटा वो क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उस जलवायु क्षेत्र को कहता है चीन तुल्य जलवायु। कौन सी तुल्य जलवायु? चीन तुल्य। देखिए अगर वर्ल्ड मैप अगर नहीं होता तो ये आता क्या? बस ये रट लेते हैं, हाँ सर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए नाम है, पर अब तुम पहुंच रहे हो कि नहीं वहां पर? कि नहीं पहुंच रहे? अब 45 से लेकर 60, कहां से लेकर बेटा? 45 से लेकर 60। कल याद होकर आना चाहिए। मैं आज चाहते तो आज ही पढ़ाकर आगे बढ़ जाते, पर कल पूरा पढ़ाकर बढ़ जाऊंगा, यहां तक कि तो मैं खत्म कर दूंगा। चाहे तो आज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो हो सकता है, आपकी इच्छा। कर देंगे क्या? अरे कर देंगे। एक छोटा सा टॉपिक तो देख लेंगे, छोटा सा बच्चा वाला, वो देख लेंगे अपन। ये इस वाले क्षेत्र को देख लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसको तो मैं पूरा अच्छे से आराम से समझा। 45 से लेकर 60 वर्षा होती है। किस माध्यम से होती है? पछुआ पवनों के माध्यम से। आपको भी पता है कि नहीं पता है? अब मुझे बताओ, इस क्षेत्र में वर्षा और इस क्षेत्र में वर्षा, किस क्षेत्र में वर्षा, ध्यान से सुनिएगा, कान में तो करिए, किस क्षेत्र में वर्षा सूर्य के दक्षिणायन होने पर ही होती है? पछुआ पवनों के माध्यम से। दोनों में से किस में? केवल और किस में हमेशा ही होती है? पछुआ पवनों के माध्यम से। 45 से 60। तुक्का तो नहीं मारे? और 30 से 45 के भी वाले दक्षिणायन होता है, मतलब कब रेखा सूर्य की किरणें किसके ऊपर पड़ती है? मकर रेखा के ऊपर, तभी यहां पर होगा। बाकी समय किस पर रहेगी? मतलब हमेशा वर्षा होगी। अब वर्षा होगी तो 45 से लेकर 60 के बीच में यूरोप बैठा है, तो यूरोप में वर्षा लगातार होंगी तो वहां पर मरुस्थल मिलेगा क्या? तो वहां का जो पहला क्षेत्र है उसे कहता है बेटा ब्रिटिश तुल्य। क्या कहता है? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। कौन सा प्रदेश बोला था? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है। और ब्रिटिश तुल्य के बाद में साइबेरिया पहुंचे। पहुंचे क्या नहीं? पहुंचे। अब मुझे बताइए, जैसे जैसे आप स्थल की ओर आते हो तो आसमान साफ रहता है कि घने घोर बादल रहते हैं? साफ रहता है। और साफ रहता है तो मुझे बताओ, सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी और वापस चले आएगी, तो तापमान क्या रहेगा? दिन में क्या रहेगा? ज्यादा, और रात में क्या रहेगा? कम। अब मुझे बताओ, जैसे जैसे आप जीरो से इक्वेटर की ओर जाओगे, सॉरी, जीरो से आप पोलर की तरफ जाओगे और स्थल स्थल में जाओगे, तो वैसे 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 तापमान में क्या होगी? कमी होगी। कमी होगी। और वैसे ही स्थल से, तट से दूर है तो तापमान और क्या रहेगा? कम रहेगा। तो उस क्षेत्र को जो 45 से लेकर 60 के बीच में है और मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र में आता है, तो उस क्षेत्र को हम कहते हैं बेटा साइबेरियन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? साइबेरियन। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? साइबेरियन क्षेत्र। पक्का। अब यूकॉन का पठार देखा? यूकॉन का पठार कहां पर है?
उत्तरी में। कहां पर है? पश्चिम में। वो भी कहां? अलास्का। पक्का कि नहीं? पक्का। हडसन की खाड़ी, हडसन जल संधि, उगावा प्रायद्वीप, उगावा प्रायद्वीप के पास में लॉरेंशियल उच्च भूमि आ रहा है, वहां पर भी फुहारनुमा वर्षा होती। किस नुमा वर्षा होती? अब मुझे एक और चीज बता, देख रहा हूं मेरे कंसेप्ट मेरे बच्चों के दिमाग में है क्या? जब किसी क्षेत्र का तापमान कम होता है तो उस क्षेत्र की वायु में आर्द्रता की मात्रा होती है कि नहीं होती है? होती भी है तो क्या होती है बेटा? कम होती। पक्का? तो उसके द्वारा होने वाली वर्षा धड़ाधड़ होगी कि फुहारनुमा होगी? फुहारनुमा होगी। पक्का? सच में? लॉरेंशियल क्षेत्र में फुहारनुमा वर्षा होती। किस नुमा वर्षा होती? अब मुझे बताना, वो फुहारनुमा वर्षा पछुआ पवनों के माध्यम से होगी कि ध्रुवीय पवनों के माध्यम से? किसके माध्यम से होगी? ध्रुवीय पवनों के माध्यम। और पछुआ पवनों के माध्यम से आते आते यहाँ पर वर्षा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वर्षा किस माध्यम से होगी? ध्रुवीय पवन। तो ये क्षेत्र कौन सा बेटा? लॉरेंशियन तुल्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आता है बेटा? लॉरेंशियन तुल्य क्षेत्र। कि नहीं आया समझ में? अरे याद आ रहा है कि नहीं? क्षेत्र उसी का, बस मेहनत वही अभी तक जो मेहनत करी ना बेटा, केवल इसके लिए करी। ये सब शादी के लिए कर रहे हो ना, तो तापमान जो पढ़ा ना अभी तक के, वो इसके लिए कर। और इसे जो पढ़ोगे ना, वो पवन कटिबंध, सॉरी वन कटिबंध, और किसके लिए पढ़ोगे? मृदा कटिबंध। इसी के बाद में एक आता है बेटा टुंड्रा क्षेत्र। सबसे ऊपर क्षेत्र कौन सा है? 60 से लेकर 90 तक का कौन सा क्षेत्र है? टुंड्रा। कौन सा क्षेत्र बोला जाता है? टुंड्रा प्रदेश। ठीक है। कौन सा प्रदेश का आता है? लिखा नहीं, सॉरी लिख लेता हूं। टुंड्रा प्रदेश, जहां का तापमान अपने आप क्या रहता है? बहुत कम। अब इस आधार पर हमने कितने प्रदेश को बांट दिया? 11। अब एक महाद्वीप में अगर 0 से लेकर 90 तक के जाते हो तो इस प्रकार की हमें जलवायु की दशा प्राप्त होती है। इसे नाम को याद रखना, अगर ये याद रह जाएगा तो आप किसी भी क्षेत्र के उद्योगों का वर्णन, उद्योग खासकर पर्यावरण पर आधारित, कृषि पर आधारित, आप वर्णन कर पाएंगे। मृदा का वर्णन कर पाएंगे, वन का वर्णन कर पाएंगे, और जनसंख्या का भी वर्णन कर पाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ये टॉपिक आगे के सब से। अगर आपको जनसंख्या का क्षेत्रवार विस्तार का वर्णन करना है तो आप इस आधार पर करिए। मैंने अभी एक इंडिकेट करा था कि सबसे अधिक उच्च भूमि, सबसे अधिक उर्वरक भूमि कहां पर होगी बेटा? तो मतलब जनसंख्या कहां होनी चाहिए? स्टेपी में होनी चाहिए। परंतु स्टेपी के अलावा अन्य जगह पर भी मिलती, परंतु सबसे कम कहां होनी चाहिए? और कहां होना चाहिए? है ही कम। मतलब आप इसके आधार पर भी वर्णन कर सकते हो, पर आपका दिमाग होना चाहिए। अगर आपने उस बात को सोच कर नहीं पढ़े तो फिर गड़बड़ होगी। अगर आप सच में यूपीएससी करना चाहते हो तो हम कह रहे हैं पीएससी सच में करना है, मतलब समाज की में अपने वाहवाही को बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हो, फिर उसके लिए तो अपने पास में कोई है ही नहीं कि बोलेंगे तो भी करेंगे। क्यों ध्रुव जी, क्या विचार है बेटा? करना है ना? तो बेटा इसको याद रखना है, हर जगह पर इसको लगाना है। आगे के जितने पॉइंट आएंगे ज्योग्राफी में, क्योंकि अब ज्योग्राफी 1 महीने का है, 1 महीने के बाद में प्रिपेयर्ड रह जाइए, इकोनॉमी शुरू होने वाला है। क्या शुरू होने वाला है? और पक्का होगा, और दनादन फिर स्पीड बढ़ेगी। तो इकोनॉमी शुरू होने से पहले पूरी पूरी क्विक बुक रट जानी चाहिए। नहीं रटेगी तो कभी ना कभी तो आगे एग्जाम में रटना पड़ेगा, तो अभी रट लीजिए। कि नहीं रटेंगे? अब मिटाए हम। अब आपको बात बताते चलते हैं। अब हमने नामकरण करवा दिया, हमने कोई विशेषता बताई क्या? नहीं बताई। जब विशेषता नहीं बताई तो अब विशेषता बताते हुए, पढ़ते हुए, वर्णन करते हुए एक क्षेत्र को पढ़ लेंगे। जो पहला कौन सा क्षेत्र है? विषुवतरेखीय क्षेत्र। कौन सा है? जिसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है।
कोई दिक्कत है क्या? इधर बेटा दवंडी जी, नाम याद हो जाएंगे पक्का? चलिए, विषुवत रेखीय क्षेत्र। जब हम विषुवत रेखीय क्षेत्र को देखते हैं तो विषुवत रेखीय क्षेत्र ये एक ऐसा जलवायु प्रदेशीय क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमें विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश 0 से लेकर 10 तक है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें रहती है वो वर्ष भर प्राय सीधी पड़ने के कारण, कैसी पड़ने का? सीधी पड़ने के कारण, वर्ष भर सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में हमें औसतन तापमान, कौन सा तापमान बेटा? औसत तापमान क्या दिखाई देता है बेटा? अधिक। मैं ये नहीं बोला हूं कि बेटा सबसे अधिक तापमान, औसतन तापमान क्या होता है? अधिक। और औसतन तापमान के अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की क्रिया भी क्या होती है? अधिक। और वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होने के कारण संघनन की भी क्रिया क्या होती है? और संघनन की क्रिया भी अधिक होने के कारण वर्षा भी क्या होती है? अधिक। और वर्षा के अधिक होने के कारण हमें इस क्षेत्र में यह दिखाई देता है, ध्यान याद रखें, वर्षा के अधिक होने के कारण हमें वनों का विकास भी क्या दिखाई देता है? अधिक। और वनों का विकास अधिक होने के साथ में हमें वनों की सघनता भी क्या दिखाई देती है? सघनता भी अधिक, क्योंकि जब पानी ज्यादा गिरेगा तो वन भी ज्यादा उगेंगे, और जब वन भी ज्यादा उगेंगे तो पानी अधिक होने के कारण पास पास में उगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सघनता क्या हो जाएगी? जिस वजह से इस क्षेत्र में हमें वनों की संख्या भी अधिक दिखाई देती है। और वनों की संख्या अधिक दिखाई देने के कारण होता यह है कि वन ही आगे चलकर गम्यता मतलब ट्रांजिशन को, वहां से निकलने को क्या कर जाता है? कठिन बना देता है। जिस वजह से हमें यह दिखाई देता है, ध्यान रखिए, जिस वजह से हमें यह दिखाई देता है कि इस क्षेत्र में हमें विकास क्या दिखाई देता है? कम। परंतु वनों की सघनता अधिक होने के कारण यही क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से पूरे के पूरे ब्रह्मांड, पूरे के पूरे पृथ्वी के लिए फेफड़े की भूमिका निभाता है। किसकी भूमिका निभाता है? फेफड़े की भूमिका को निभाता है, क्योंकि यही O2 को सर्वाधिक मात्रा में क्या करता है? रिलीज करता है। आया समझ में? परंतु कभी कभी यहां पर जो हमें वर्षा दिखाई देती है वो प्राय संवहनी प्रकृति की तो रहती है। कैसी रहती है बेटा? संवहनी प्रकृति की तो रहती है, परंतु जब सूर्य का दक्षिणायन होता है, क्या होता है बेटा? दक्षिणायन होता है, या कभी सूर्य का उत्तरायण होता है, दक्षिणायन भी और क्या होता है बेटा? उत्तरायण भी होता है। तो उस समय में यहां पर व्यापारिक पवनों का प्रभाव, कौन सी पवनों का प्रभाव बेटा? व्यापारिक पवनों का प्रभाव हमें दिखाई देता है, और व्यापारिक पवनों के माध्यम से भी हमें क्या दिखाई देती है बेटा? वर्षा होते हुए दिखाई देती है। तो यहां पर केवल वर्षा आपको संवहनी रूप में नहीं दिखाई देती है, परंतु जब सूर्य का उत्तरायण और सूर्य का दक्षिणायन होता है तो उस वजह से कटिबंध में परिवर्तन के कारण हमें व्यापारिक पवनों का भी प्रभाव दिखाई देता है, जिस वजह से व्यापारिक पवनों के माध्यम से भी हमें क्या दिखाई देती है? वर्षा। तो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर लगातार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, वहां पर तापमान अधिक होने के कारण केवल संवहनी प्रकृति की वर्षा होती है, तो यह प्रश्न का उत्तर सही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के साथ में सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के झुकाव के कारण लगातार परिवर्तित होते रहती, कभी 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, कभी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाते रहती, जिस वजह से कटिबंध में भी क्या दिखाई देता है? परिवर्तन। तो कटिबंध में परिवर्तन, तो फिर हवाओं के चलने में भी क्या दिखाई देता है? परिवर्तन। तो उस समय में हमें व्यापारिक पवनों का भी क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है। आया समझ में कि नहीं आया? एक और बार लास्ट पर देखते, फिर बातों को क्या करेंगे? कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बेटा विषुवत रेखीय क्षेत्र, यहां पर शीत ऋतु होती नहीं।
अब बातें आपको भी पता है, हमारी आदत है, दूसरी गंदी आदत, हर बात में क्या करना, एक पार्ट पढ़ाने के बाद में दूसरी बात में क्या करना, नया जोड़ना। ये गलत है कि सही है, वो आप लोग निर्धारित करिए। गलत है क्या रत्नमाला बेटा? नहीं नहीं, सीरियस नोट पर कह रहे हैं, सही है ना समझने में? तो पहली बात में जो बातें बदली वो बातें क्लियर होगी। विषुवत रेखी क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, प्राय सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिस वजह से औसतन तापमान इस क्षेत्र का अधिक होता है। इस वजह से इस क्षेत्र में 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है प्राय, और इस वजह से हमें यहाँ का जो दैनिक तापमान होता है वो उच्चतम दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? उच्चतम दिखाई देता है। और यहाँ का रात का तापमान बादलों की उपस्थिति के कारण दिन और रात के तापमान में भी अंतर अधिक दिखाई नहीं देता, और इस वजह से हमें यहाँ पर शीत ऋतु भी नहीं दिखाई देती। तो शीत ऋतु यहाँ दिखाई नहीं, और यहाँ पर तापमान के अधिक होने के कारण हमें वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया दिखाई देती। क्या दिखाई देती बेटा? वाष्पीकरण की भी प्रक्रिया दिखाई देती, और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण हमें संघनन की भी प्रक्रिया दिखाई देती, और संघनन के कारण हमें दिखाई देता है वर्षा। और ये जो वर्षा है ये 12 बजे के बाद में विद्युत गर्जन के साथ में कुछ समय के लिए होते हुए दिखाई देती है, जिस वर्षा को हम कहते हैं संवहनी वर्षा। तो यहाँ पर प्राय संवहनी वर्षा के माध्यम से, संवहनी प्रकृति की वर्षा के माध्यम से वर्षा होती है। परंतु सूर्य का अपने अक्ष पर लगातार घुमाव होता है, तो वहीं पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के साथ में घुमाव होता है, जिस वजह से सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन आता है। तो इस आधार पर पृथ्वी कभी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़वाती है, कभी दक्षिणी गोलार्ध में, जिस वजह से कटिबंध में परिवर्तन आता है, और कटिबंध में परिवर्तन आने के कारण हमें व्यापारिक पवनों का प्रभाव भी इस जीरो क्षेत्र पर दिखाई देता है, और व्यापारिक पवनों के माध्यम से भी वर्षा होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर केवल और केवल संवहनी प्रकृति की वर्षा नहीं होती, बल्कि व्यापारिक पवनों के माध्यम से भी क्या होती है बेटा? वर्षा होती है। अब वर्षा होती है और लगातार वर्ष भर वर्षा होती है। इस वर्ष भर वर्षा होने के कारण यहाँ पर पेड़ों की सघनता भी अधिक है, और पेड़ों की सघनता अधिक होने के कारण वहां से निकलने वाले मार्ग में भी कमी है, जिस वजह से डेवलपमेंट का काम कम होने के कारण ये क्षेत्र प्राय विकास की दृष्टि से कम होता है। दूसरे का, इस क्षेत्र में जो लकड़ियां पाई जाती है वो लगातार सूर्य के आक्षेप को, सूर्य के तपश को झेलते रहती है, जिस वजह से ये अपने आसपास के क्षेत्र में लकड़ी वो कठोर आवरण को बना लेती है, जिस वजह से इस प्रकार की लकड़ी का उपयोग केवल जलावन के लिए ही किया जाता है, अर्थात विविधता प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस वजह से आर्थिक रूप से भी ये क्षेत्र क्या होता है? पिछड़ा हो जाता है। परंतु पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो O2 का अधिक मात्रा में रिलीज करने के कारण ये फेफड़े के रूप में प्रसिद्ध होता है। इसी के साथ में ये क्षेत्र पेड़ के साथ में मृदा के लिए भी विशेष है। मैं ये लिखाऊंगा नहीं, पेड़ के साथ में किसके लिए विशेष है बेटा? मृदा के, क्योंकि लगातार यहाँ पर पानी गिरने के कारण, लगातार पानी गिरने के कारण मृदा में जो पेड़ों के कारण जो पत्तियों को गिराया गया है, और पत्तियों को गिराने के बाद में जो ह्यूमस को बनाया है, वो ह्यूमस पानी के साथ में रिसते हुए निच्छालन के साथ में नीचे की ओर चले जाता है, और जब नीचे की ओर चले जाता है तो मृदा की ऊपरी सतह पर, मृदा की केवल ऊपरी सतह पर Fe और N ही रह जाता है, जिस वजह से हम यहाँ पर मृदा को एक अलग रूपों में देखते हैं, जिसकी उर्वरकता उतनी नहीं होती है जितनी की होनी चाहिए। क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि जिस क्षेत्र में पेड़ अधिक होते हैं उस क्षेत्र में मृदा की उर्वरकता अपने आप अधिक हो जाती है, क्योंकि पेड़ जब पत्तियों को गिराते हैं तो वही पत्ती आगे चलकर ह्यूमस का क्या करती है? निर्माण। परंतु ह्यूमस का मृदा के ऊपरी सतह पर रहना भी जरूरी है, परंतु यहाँ रहता ही नहीं है, क्योंकि लगातार पानी गिरता है तो पानी के साथ में ह्यूमस घुलकर कहाँ चला जाता है? नीचे की ओर, जिस प्रोसेस को कहते हैं निच्छालन। क्या कहा जाता है? जिस वजह से मृदा की उर्वरकता यहाँ पर उतनी होती नहीं, और हमें क्षारीय प्रकृति की मृदा दिखाई देती। कैसी मृदा दिखाई देती? क्षारीय प्रकृति, सॉरी क्षारीय की अम्लीय प्रकृति की मृदा हमें यहाँ पर दिखाई देती। ये आपको दिखाई देगा। तो ये जो क्षेत्र है जलवायु के हिसाब से प्रसिद्ध क्षेत्र है, जहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती नहीं है, और दिन और रात कैसे रहते हैं? बराबर होते हैं। अब इसी बात को हम थोड़ा सा लिखवा दें कि नहीं लिखवाए? चलिए लिखिए। हाँ बेटा, फोटो पहले लिखवा देते हैं, फिर आप बना लीजिएगा, फिर मैं पानी पीकर लिखिए। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के 10 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश तक के विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में औसतन वार्षिक तापमान सर्वाधिक होने के कारण वायुमंडलीय आर्द्रता सर्वाधिक होती है जिसके कारण दैनिक तापांतर नगण्य रहता है। पहले चेंज करिए। यहां वर्ष भर सूर्य की किरण लंबवत होने के कारण 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होने के कारण वार्षिक तापांतर नगण्य रहता है। जिस वजह से यहां ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु से संबंधित विशेषता देखने को नहीं मिलती। आप यहां पर जाओगे बेटा तो आपको इतना पसीना आएगा कि आपको हर 2 घंटे में अपने कपड़े को चेंज करके फिर रहना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या रहती है बेटा यहां पर अधिक रहती है। आगे लिखिए। औसत वार्षिक तापमान अधिक होने के कारण यहां वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है। विषु के समय, विषु पता है ना बेटा, जिस समय में सूर्य की किरणें कहां पर रहती बेटा, विषुवत रेखा पर, है ना। विषु के समय अप्रैल और अक्टूबर में अन्य समय की अपेक्षा अधिक मात्रा में होती है, जो इस क्षेत्र में सामान्यतः दोपहर के बाद विद्युत गर्जन के साथ कुछ समय के लिए तीव्रता के साथ होती है। एक नेचर बताना, हमेशा याद रखते हो ना, स्थल कैसा बिहेव करता है, जल कैसा बिहेव करता है, कि नहीं याद रहता है? कि याद रहता है?
पक्का कि नहीं याद रहेगा? मैप निकालो, 2 मिनट, 2 मिनट, बस 2 मिनट का काम है। काम ये है कि उस पॉइंट को थोड़ा सा सोच, मतलब ये तो एक बोर्ड पर आना पढ़ाना होता है बेटा। अब अटकामा मरुस्थल पर आओ। अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए कि कौन से कॉन्टिनेंट में अटकामा मरुस्थल। नहीं लाया बेटा मैप? लाया? नहीं बताना नहीं है, अपना निकालो, बैठिए, निकालिए, निकालिए अटकामा मरुस्थल। निकाला कि नहीं निकाला? अटकामा मरुस्थल पूर्व में कि पश्चिम में? चलिए पश्चिम में। अरे पहुंचे कि नहीं? अब जैसे ही पश्चिम में पहुंचे तो नीचे में आपको मैगलन जल संधि दिख रही होगी। अरे मैगलन जल संधि दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब मैगलन जल संधि है वहां से, अब मुझे बताइए नीचे के क्षेत्र से एक और बात सिंपल सी, जब हवा चलती है, आपने कोस्मिक आयो क्या? पानी को देखा है? पानी, ठहरा हुआ पानी, गौर से, डूबता हुआ सूरज, पढ़ाई की बात बता रहे, ऐसा नहीं, नहीं तो डूबता हुआ सूरज, क्या बात बोल रहे, बस लगा दी नहीं तो सोनी जी ने, सर रुको डूबता हुआ सूरज आज ही आती कोक से, जाना वगैरह मत, बातों से समझ जाना कि हाँ सर, सर आप पहुंच गए ना, हम भी पहुंच गए। आप देख रहे हवा चलती है तो पानी भी धीरे 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 उस क्षेत्र में बिहेव करता है, करता है कि नहीं करता है? अब आपको भी पता है जेट स्ट्रीम चलती है कि नहीं चलती? ऊपर तेजी से चलती होंगी तो जल में भी कुछ प्रभाव पड़ता होगा कि नहीं? हवा पर भी प्रभाव पड़ता होगा, तो हवा चलती होगी। जब हवा चलती होगी तो पानी भी चलता होगा कि नहीं चलता होगा? और वो चलते 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 प्रशांत महासागर से मैगलन की जल संधि के पास में टकराता होगा, और पानी जब टकराएगा फिर बढ़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये है हमारा अमेरिका। ठीक है, अब मान के चलो बेटा, है ना, ये ऐसे टकराया पानी, पानी टकराने के बाद में क्या होगा? एक तो रिट्रीट चलाएगा, या फिर एक ऊपर जाएगा, या फिर एक यहां से मैगलन जल संधि से निकल जाएगा, यही होगा। ये जो जाता है ना बेटा, इसे कहता है पेरू जलधारा। क्या कहा जाता है? पेरू जलधारा। अभी जलधारा आपको बताना है, जैसे ही ओशन आएगा आपको समझाएंगे, आप खुद समझ के बढ़ोगे, आपको कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे अब तो समझ में आता है ना बेटा, वो अमन ने कहा था 3 महीने रुकना, ज्योग्राफी समझ में आने लग जाएगी, आ रही है थोड़ी बहुत, है ना? तो पेरू, अब मुझे बताओ, जीरो से जब कोई नीचे की ओर जलधारा जाएंगी वो ठंडी रहेंगी कि गर्म? जीरो से कोई जलधारा नीचे की ओर जाएंगी तो ठंडी रहेंगी कि गर्म रहेगी? गर्म रहेगी। पर अगर 90 से ऊपर की ओर जा रही है तो ये ऊपर जा रही है, ये कैसे रहेंगी बेटा? ठंडी। और ये यहां तक की जा रही है, तो इस क्षेत्र में ठंडापन लाएगी, गर्मपन लाएगी? ठंडापन लाएगी। तो कौन से प्रेशर करना है, हाई की लो? हाई प्रेशर का। अब मुझे बताओ, हवा हाई प्रेशर की ओर बहती है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर? अब मुझे बताओ, यहाँ पर हाई प्रेशर बनने के कारण यहाँ पर हवा आकर्षित होगी कि यहाँ से दूर भागेगी? तो यहाँ पर कभी भी वर्षा हो पाएगी क्या? होगी? कभी वर्षा होगी नहीं। और वर्षा होगी तो कब होगी? तो अल नीनो ला नीनो आपको बताएंगे, समझाएंगे। अल नीनो ला नीनो आपको बताना है क्या है, आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर ये समझ के आइए, अटकामा मरुस्थल, बातें क्लियर होगी। अब इसी के बाद में आइए पेरू, इसके बाद में आप कैलिफोर्निया वगैरह में आइए, वहां पर भी मरुस्थल को देख लीजिए। कैलिफोर्निया कहां पर पहुंचे? हाँ बेटा, नहीं बस वो सिंपल है, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है बेटा, बस हमको ये बताना है कि एक पेरू जलधारा है जो बनी ऐसी, और बनने के बाद में टकराई, और टकराने के बाद में दो भागों में बटी, एक नीचे की ओर गई, एक ऊपर की ओर गई, वो पेरू कहलाई, क्योंकि पेरू कंट्री, उसके आधार पर, है ना, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसे हम्बोल्ट जलधारा भी बोला जाता है, हम्बोल्ट बोला जाता है, तो नाम अलग है, अभी आपको बताएंगे। तो यहां पर जब जाएंगी तो यहां पर टेम्परेचर को बढ़ाएंगी कि कम करेगी? कम करेगी ना,
और टेम्परेचर को कम करेंगे तो हाई प्रेशर बनेगा कि लो प्रेशर बनेगा? हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि आपने तो इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। जहां जहां तापमान अधिक होता है वहां लो प्रेशर का निर्माण होता है, और वहां पर बादल क्या होते हैं? आकर्षित। कम वक्त यहाँ वर्षा क्यों नहीं हो रही? हो क्यों नहीं रही? बताओ कारण। ढोल नगाड़े लेकर आओ और बजाओ, और वर्षा होती 5 से 6 साल के बाद में, और होती इतनी खतरनाक कि बाढ़ आ जाती है, और कारण रहता है अल नीनो ला नीनो। समझाने की कोशिश पेपर में कई बार आता है, अल नीनो ला नीनो। सर पेपर ही नहीं पढ़ते, वो पढ़ते हैं तो चटपटी खबर। आजकल चटपटी खबर क्या आ रही है? बाइक चोरों को पकड़ना, 25 बाइक चोरी पकड़ी। अरे भैया, अल नीनो ला नीनो के ऊपर भी कुछ आता है, थोड़ा सा समझा करिए। पेपर नहीं पढ़ते, पर कि बस वो देखते हो इसका बर्थडे था तो शुभकामनाएं। बुबड़ी जी, अभी पूरा फोकस किसके? कंसेप्ट के ऊपर है सर। इसे भी याद रखो ना थोड़ा सा, नहीं याद रहेगा तो गड़बड़ जाएगा, बहुत गड़बड़ जाएगा। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और कुल मिलाकर जितने आप लोगों ने, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी हवाएं है जो आपको बोली थी स्थानीय हवाएं, वो याद करके रख लो। मिस्टल, बोरा, पेचोरा, है ना, वो याद रख लो बेटा, थोड़ा सा याद रख लो। फॉन, ये याद रखना चाहिए कि नहीं? कि याद, तो कल का चैप्टर याद करके आइएगा। इसे बंद करते हैं और पूछने की शुरुआत करेंगे। तीसरा चैप्टर आज हमारा शुरू होने वाला था। भले ही पूछा हमने 2 तक के नहीं है, पर तीसरा तो अपने आप बनता है कि नहीं? और तीसरा बड़ा चैप्टर है, पलटाए नहीं होगा, है ना? पलटाए नहीं होगा। मैं कह रहा ना, इतने आज्ञाकारी शिष्य हो ना आप लोग हमारे, कि सर अगर